याद रखना। दूसरा पीएच और पीओएच ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और एक उदाहरण याद रखना, इनके उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो अगली बात है कि अम्लीय बफर और क्षारीय बफर के लिए अधिकतम बफर की शर्त क्या होती है, ठीक है। अम्लीय बफर और क्षारीय बफर, जो अम्लीय बफर और क्षारीय बफर विलयन है ना, उनके लिए अधिकतम बफर विलयन की शर्त क्या होती है वो भी अपने को याद रखना है, ठीक है। दोनों के लिए समान ही है। अम्लीय बफर, अम्लीय बफर व क्षारीय बफर, अम्लीय बफर व क्षारीय बफर की अधिकतम शर्त, क्षारीय बफर विलयन के लिए अधिकतम बफर क्रिया की शर्त, अधिकतम बफर क्रिया की शर्त क्या है। अम्लीय बफर विलयन हो चाहे क्षारीय बफर विलयन हो, दोनों के लिए अधिकतम बफर क्रिया या अधिकतम बफर विलयन की शर्त क्या होती है कि दोनों में लवण की सांद्रता व अम्ल या क्षार है तो क्षार की सांद्रता क्या हो, बराबर हो, सांद्रता क्या हो, बराबर हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अम्लीय बफर की अधिकतम बफर क्रिया की शर्त क्या होगी, जब लवण की सांद्रता और अम्ल की सांद्रता दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये 1 तो ये भी 1, तो उस दौरान अम्लीय बफर जो है वो अधिकतम बफर क्रिया दर्शाएगा। तो अम्लीय बफर की अधिकतम बफर की शर्त क्या है कि लवण की सांद्रता और अम्ल की सांद्रता दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कुछ भी हो चाहे 10 10 20 20 1 1 2 2, लेकिन समान होनी चाहिए। और क्षारीय बफर विलयन के लिए अधिकतम बफर क्रिया की शर्त क्या है कि लवण की सांद्रता और क्षार की सांद्रता दोनों क्या हो, समान हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना हो गया कंप्लीट बफर विलयन, ठीक है। अगला अपना पॉइंट है अम्ल और क्षार, ठीक है ना, इनकी परिभाषा। अब अम्ल और क्षार को समझाने के लिए अपने पास तीन प्रकार के सिद्धांत बेटा, आर्रेनियस सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लियोरी सिद्धांत और एक है लुईस सिद्धांत, ठीक है ना। तीन प्रकार के सिद्धांत है अम्ल और क्षार को समझाने के लिए। सबसे पहला सिद्धांत ले रहा हूं मैं आर्रेनियस सिद्धांत, आर्रेनियस सिद्धांत, ठीक है ना। ये बहुत ही पुराना सिद्धांत, ठीक है ना, तीनों में से आर्रेनियस सिद्धांत। इस आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होता है वो समझते हैं। अम्ल, ये अम्ल की परिभाषा क्या देता है, आर्रेनियस किसे अम्ल कहता है। आर्रेनियस बोलता है कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। आर्रेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्रेनियस अम्ल कहेंगे। जैसे उदाहरण HCl, HF, HI, HBr, HNO3, है ना, H2SO4, HClO4, ठीक है ना, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान रखना, कैसे पहचानेंगे इनको। जैसे मैं देख दूं CH4, तो CH4 आर्रेनियस अम्ल नहीं है, CH4 आर्रेनियस अम्ल नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि एक तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एक हो गया सल्फर भी हो जाएगा, ठीक है ना, एक फास्फोरस भी हो जाएगा। लगभग इन तत्वों से जुड़े जो हाइड्रोजन है
ठीक है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, इन प्रकार के तत्वों से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल जाता है और वो क्या कहलाएगा, आरएनएस अम्ल कहलाएगा। ठीक है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ, बोरॉन से जुड़ा हुआ ये नहीं निकलेंगे। समझ आ रही बात, तो ध्यान रखना। तो आरएनएस अम्ल के लिए जो है हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है आरएनएस सिद्धांत के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या है, क्षार किसे कहता है। क्षार की डेफिनेशन हो गई कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार। ठीक है, आरएनए क्षार किसे कहता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया NaOH, ठीक है, KOH, RbOH, CgMOH, है ना, और हो जाएगा BaOH2, MgOH2, AlOH3, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, आरएनए क्षार है। तो आरएनए क्षार किसे कहता है, जो जलीय विलयन में क्या दे दे, OH दे दे, कौन सा आयन, OH आयन दे दे, उसे हम आरएनए क्षार कहते हैं। आरएनए सिद्धांत के अनुसार बेटा जो जल है उस जल की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है, ध्यान रखना। आरएनए सिद्धांत के अनुसार जल ना ही तो अम्ल कहलाता है और ना ही क्षार कहलाता है। आरएनएस जो है वो जल को क्या मान करके चलता है, उदासीन मान करके चलता है, और ये बोलता है कि जल केवल और केवल किस रूप में काम में आता है, विलाय के रूप में काम में आता है। ये एक विलाय की तरह कार्य, मतलब विलाय की तरह कार्य करता है। ये ना ही तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। ये बात कौन बोलता है, आरएनएस। ठीक है, तो आरएनएस के अनुसार अम्ल तो वो हो गए जो H+ दे देंगे, क्षार वो हो गए जो जलीय विलयन में OH- आयन दे देंगे। ठीक है, अगला अम्ल और क्षार को समझाने वाला सिद्धांत था ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत क्या बोलता है, आरएनएस के अनुसार जल क्या है, उभयधर्मी नहीं है। आरएनएस के अनुसार जल उदासीन है, ध्यान रखना। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है वो समझो। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलायक में, जो किसी भी विलायक में H+ देते। ठीक है, यानी ब्रोंस्टेड लोरी क्या बोलता है, अम्ल किसे कहता है, वो अम्ल उन्हें कहता है जो किसी भी विलायक में क्या करते हैं, H+ दान करते, H+ का त्याग करते, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। उदाहरण क्या हो गए, वो सारे के सारे उदाहरण जो कि किसके थे, आरएनएस अम्ल के। ध्यान रखना, आरएनएस अम्ल के सभी उदाहरण ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल के भी होंगे। ब्रोंस्टेड लोरी में जो अम्ल होंगे वो सारे के सारे आरएनएस वाले होंगे, क्योंकि आरएनएस भी अम्ल उसे ही कहता था जो H+ देते थे, और ब्रोंस्टेड लोरी भी उसे ही कह रहा है जो H+ देते हैं। बस फर्क इतना सा है कि आरएनएस ये बोलता था कि जो जलीय विलयन में H+ दे दे, और ये कहता है कि किसी भी विलायक में क्या कर दे, H+ दे दे, वो क्या कहलाएगा, अम्ल। जैसे HCl, HBr, HI, HF, ठीक है, HNO3, HClO4, H2SO4, ये सारे के सारे, ठीक है, एस्टेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आरएनएस अम्ल हो जाएंगे। तो आरएनएस अम्ल, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल हो जाएंगे। तो ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल और आरएनएस अम्ल दोनों के उदाहरण तो क्या है, समान ही है। अगली बात करते हैं क्षार की। ब्रोंस्टेड लोरी क्षार किसे कहता है, ठीक है ना। तो ब्रोंस्टेड लोरी बेटा क्षार उन्हें कहता है वे पदार्थ, या इसके अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक से H+ को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार।
तो ब्रांस्टेड लोरी क्षार किसे कहता है? वो क्षार उन पदार्थों को कहता है जो किसी भी विलायक से क्या कर ले, H+ ग्रहण कर ले। जबकि आर्यनीय क्षार किसे कहता था? जो OH- त्याग दे। ये OH- त्यागने वालों को क्षार नहीं कहता, ये कहता है कि जो H+ को ग्रहण कर ले वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। अब इसके उदाहरण कैसे याद करेंगे? उदाहरण तो बहुत सारे याद होंगे, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, जिस भी पदार्थ के पास में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना, जिस भी पदार्थ में किसी भी तत्व पर या तो लोन पेयर हो या माइनस हो या दोनों हो, तो वो आर्यनीय ब्रांस्टेड लोरी क्षार होगा। समझा रहे मैं क्या करूं? यदि किसी यौगिक या पदार्थ के पास लोन पेयर, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश है ना, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रांस्टेड लोरी क्षार कहलाएगा। और वो H+ को क्या कर लेगा? ग्रहण। जैसे एग्जांपल हो गया H2, ऑक्सीजन पर लोन पेयर NH3, नाइट्रोजन पर लोन पेयर PH3, फास्फोरस पर लोन पेयर HS-, माइनस आ गया OH-, माइनस आ गया O-2, माइनस आ गया, ठीक है, S-2 माइनस आ गया, SO4-2 माइनस आ गया, ठीक है। तो या तो माइनस हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ब्रांस्टेड लोरी क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रांस्टेड लोरी क्षार। कैसे पहचानोगे? जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा? ब्रांस्टेड लोरी क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, ब्रांस्टेड लोरी जो सिद्धांत है वो जल को क्या बताता है? वो जल को बताता है उभयधर्मी। क्या बताता है? उभयधर्मी। ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार जो जल है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल की तरह भी काम करे और क्षार की तरह भी काम करे, उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। जिसमें अम्लीय प्रकृति भी हो, क्षारीय प्रकृति भी हो, दोनों प्रकृति होती है ना, वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी। इसमें अम्लीय प्रकृति तो क्यों है? क्योंकि ये H दे सकता है, H+ दे सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, फास्फोरस सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है, तो ये H+ दे सकता है, इसलिए अम्ल हो गया। दूसरा, ये क्षार क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। और ब्रांस्टेड लोरी यही बोलता है कि जिसके पास में लोन पेयर होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो ये H+ देने की वजह से अम्ल की तरह काम करता है, और इस पर लोन पेयर होने की वजह से H+ ग्रहण भी कर लेगा और ये क्षार की तरह भी काम करेगा, इसलिए ये कैसा हो गया? उभयधर्मी। ऐसे अगर मैं बात करूं NH3 की, अमोनिया की, तो अमोनिया भी ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार कैसा होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उभयधर्मी प्रकृति का, ठीक है। चलो, अगला है लुईस अवधारणा नंबर 3। अम्ल क्षार को समझाने की अवधारणा है। लुईस अवधारणा। देखो, लुईस अवधारणा थोड़ा अलग है इनसे। लुईस जो है वो अम्ल किसे कहता है, क्षार किसे कहता है, इसकी थोड़ी अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। लुईस अम्ल किसे कहता है, ठीक है। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं, तत्व भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है, यौगिक भी, कुछ भी बोल। तो वे पदार्थ होते हैं जो लोन पेयर या ऋणावेश, ठीक है, यहाँ आप लोन पेयर मान करके चलो, लोन पेयर या ऋणावेश को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। लुईस जो है वो अम्ल किसे कहता है? वे पदार्थ। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? लोन पेयर या ऋणावेश को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब अपने को पहचानना आना चाहिए कि भाई ग्रहण कौन करेगा। भाई अम्ल तो वो होंगे जो लोन पेयर या ऋणावेश को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे, उन्हें तो हम अम्ल कहेंगे। लेकिन अब अपने को पहचानना आना चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल होगा और कौन सा क्षार होगा, यानी ग्रहण कौन सा करेगा। तो इसके लिए देखो, लोन पेयर या ऋणावेश को कौन कौन ग्रहण करता है? एक तो जिस पर प्लस हो, धन आवेश हो, यानी जिस पर भी आपको प्लस आवेश दिख जाए, समझ जाना वो क्या है? लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल है। जैसे एग्जांपल हो गया H+, R+ का मतलब तो जान गए ना, है R का मतलब एल्केन, समझा रही ना बात, ठीक है। NO2+ वगैरह ये है ना, X+ वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लुईस अम्ल, ठीक है।
बस कुछ अपवाद है ना, वो लुईस अम्ल नहीं होते, जैसे H3O प्लस NH4 प्लस, ठीक है। और ये जो है ना Na प्लस K प्लस CgM प्लस फर्स्ट ए ब्लॉक के, फर्स्ट ए ब्लॉक, ब्लॉक नहीं, फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी धन आयन है और सेकंड ए वर्ग के धन आयन कौन कौन, Mg+2 Ca+2 है ना, और Ba+2 वगैरह हो जाएंगे। इन सभी पर धन आवेश होने के बावजूद भी ये लुईस अम्ल नहीं है, ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना। H3O प्लस और NH4 प्लस पर प्लस है, फिर भी ये लुईस अम्ल नहीं है। और एक फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं हैं, फर्स्ट वर्ग की जो धातु है उनके धन आयन Na प्लस K प्लस वगैरह, सेकंड वर्ग की जो धातुएं उनके धन आयन, इन पर प्लस तो होता है लेकिन फिर भी ये लुईस अम्ल की तरह कार्य नहीं करते। इनको छोड़ करके जिस पर भी आपको प्लस दिख जाए वो सारे के सारे लुईस अम्ल होंगे। दूसरी बात पहचानने का तरीका क्या है, जिनका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, अष्टक अपूर्ण, जिनका अष्टक अपूर्ण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, अष्टक वाले से। तो जिनका अष्टक अपूर्ण होगा ना वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल, जैसे AlCl3 BeCl2 BH3 BCl3, इन सभी का क्या है, अष्टक अपूर्ण है। और हो जाएंगे लुईस अम्ल ZnCl2 वगैरह हो गया, FeCl3 वगैरह हो गया, ठीक है। ये अलग कंडीशन है, सॉरी इनकी छोड़ो, ये अष्टक वाले तो जिनका अष्टक अपूर्ण, ठीक है। तो या तो जिन पर धन आवेश हो या फिर जिनका अष्टक अपूर्ण हो वो लुईस अम्ल होंगे। तीसरा, जिनके पास रिक्त कक्षक हो, रिक्त कक्षक हो वो भी क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे, वो भी ग्रहण कर लेंगे, जैसे ZnCl2 FeCl3, ठीक है, AlCl3 के पास भी रिक्त कक्षक भी है, ठीक है, और इसके पास अष्टक भी अपूर्ण है। चौथा हो गया जिनके पास पाई बंध हो, है ना, जिनके पास पाई बंध हो, डबल बॉन्ड हो, जैसे SO3 की संरचना होगी S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, आ गया ना पाई बंध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल HCO4, यहाँ भी आ जाएगा HCO3, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास में भी पाई बंध होगा, ठीक है, वो भी क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे, ठीक है। तो लुईस अम्ल पहचानने के 4 तरीके हैं, जिन पर प्लस धनावेश, ठीक है। धनावेश में क्या करना अपने को ध्यान रखना है, H3O प्लस NH4 प्लस H3O प्लस NH4 प्लस और फर्स्ट वर्ग के धनायन और सेकंड वर्ग के धनायन नहीं होते, जिन पर प्लस होने के बावजूद भी लुईस अम्ल नहीं होते, इनको छोड़ करके बाकी सारे। या फिर जिनका अष्टक क्या हो, अपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे के सारे, जिनका अष्टक अपूर्ण। या फिर जिनके पास में क्या हो, रिक्त कक्षक हो, ये वाले हो गए। या फिर जिनके पास पाई बंध हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल, ठीक है। अगली बात करते हैं लुईस क्षार की। लुईस क्षार, देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया तुम्हारे लिए। लुईस क्षार क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जो लोन पेयर या ऋणावेश को त्यागते हैं, ठीक है। यानी जो पदार्थ लोन पेयर या ऋणावेश को त्यागेंगे वो क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। उदाहरण, अब त्यागेंगे कौन, जिनके पास होगा, तो उदाहरण हो गया जिनके पास में या तो लोन पेयर हो या फिर क्या हो, ऋणावेश हो, वो क्या होंगे, लुईस क्षार। जिस भी पदार्थ पर लोन पेयर या ऋणावेश है ना वो लुईस क्षार ही होगा, ध्यान रखना, वो क्या होगा, लुईस क्षार होगा, ठीक है। हाँ, कभी कभार दोनों भी हो जाते हैं, लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों की कंडीशन भी आ जाती है कि वो लुईस अम्ल भी हो जाता है और क्षार भी CN- दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है ना, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अधिकतर टाइम्स में आपको ध्यान रखना है कि जिन पर भी लोन पेयर, आपको तो ये ध्यान रखना, जिन पर भी लोन पेयर ऋणावेश है ना वो क्या होगा, लुईस क्षार होगा। जैसे हम आपसे पूछ लूं H3O, देखो लोन पेयर लुईस क्षार, NH3 लुईस क्षार, PH3 लुईस क्षार, S-2 लुईस क्षार, OH- लुईस क्षार, समझ आ रही है बात, NH4 NH2 लुईस क्षार। तो जिस पर भी माइनस या लोन पेयर है वो क्या होगा, लुईस क्षार। अब एक बात ध्यान रखना,
जिस पर भी माइनस या लोन पेयर है वो एक तो होगा लुईस क्षार और दूसरा होगा वो ब्रांस्टेड लोरी अम्लीय क्षार क्षार। ब्रांस्टेड लोरी क्षार भी होता है, जिस पर लोन पेयर नेगेटिव हो ना वो लुईस क्षार भी होता है और वो ब्रांस्टेड लोरी क्षार भी होता है। ध्यान रखना ये सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। तो अब आपको देखो मान लो एक ट्रिक बता देता हूं, मैं आपसे लुईस से क्वेश्चन करें, वो आपसे पूछे कि इनमें से लुईस अम्ल कौन है, तो आप लुईस अम्ल को ना पहचान करके आप लुईस क्षार को छाड़ दो, तो जो लुईस क्षार नहीं होगा वो लुईस अम्ल हो जाएगा। और लुईस क्षार को तो पहचानना आसान है ना, जिस पर भी लोन पेयर या नेगेटिव दिख रहा है वो लुईस क्षार होगा। अब जिस पर ये चीज नहीं दिख रही वो क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। समझ आ रही है बात? इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।